अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया। कौन? बाबर। अब बाबर के बेटा देखिए कौन है? हुमायूं। हुमायूं ये 1530 से लेकर 40 में फिर दो बार, डबल बार बना है, 30 से 40 और फिर 55 से 56 तक। हुमायूं ने अपने पिता के वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। जमीन जायदाद था उसका बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, प्रत्येक भाई को एक ही को प्रांत राज मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान के हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान जो था ना, बाबर के बेटा जो हुमायूं था, इसको 2 बार हराया। 1539 में चौसा का जो युद्ध हुआ, 1540 में कनौज के युद्ध में शेर खान हुमायूं को हरा दिया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया, ईरान की ओर भाग गया। ठीक है, 39-40 में तो हार गया, फिर एक बार और आएगा। ईरान के इच्छक बैरम खान, उनका जो संरक्षक था बैरम खान, और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवान तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 68 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक ना, कर लिया गया। 70 से 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुआ। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया। जब 1579 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। फिर 85 से 16 में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर जो था, अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। सलीम विद्रोह जब किया तो अकबर का जो साम्राज्य था, समझ लीजिए, लड़खड़ा गया। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। यही सलीम जो था आगे चलकर के क्या कहलाया? जहांगीर आया। उसके बाद जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक ना। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक ना। इससे क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में आपको टच करता है, इसलिए इसको हम देखें कि भाई ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और आइए इसको पूर्ण व्याख्या के साथ, ये क्लास 7 का जो NCERT बुक है उसका 4था चैप्टर है। ओके, देखिए मुगल साम्राज्य मध्यकाल में, ऐसे शुरू से लेकर के चलेंगे 7 का ही इतिहास, लेकिन जान लीजिए अभी मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। भारत जैसे देश पे शासन कर पाना, जो कि पूरा यहाँ के जो लोग थे संस्कृति और बड़े क्षेत्र में रहते थे, और यहाँ पे इतना विविधता था। आज विविधता जितना है पहले भी था, लेकिन आज तो भाई ज़्यादा है। इतनी विविधताएं हो, शासन कर पाना इतना आसान काम नहीं था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन मुगल साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी, ये 21वीं सदी चल रहा है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से, मतलब 16वीं सदी के बाद से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग पूरे महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। आगरा से शुरू किया, दिल्ली और आगरा से शुरू किया और उसके बाद पूरे महाद्वीप पर समझ लीजिए कि क्या किया? अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए हुए उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। उसका राज्य का पतन भी हो गया, फिर भी वो जो नियम कानून था वो चलता रहा। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात, मतलब बाद आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके, मतलब उससे रिलेटेड रहा। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल, ठीक ना, दिल्ली के लाल किला, मुगल शासक जो था उसका जो निवास स्थल था दिल्ली का जो लाल किला, उसी लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को क्या कर रहे थे? संबोधित कर रहे थे। अब सभी को पता है कि
प्रधानमंत्री कहाँ से झंडा फहराते हैं, झंडा तोलन करते, यही है लाल किला, ठीक ना। मुगलों का निवास स्थान। अब जानेंगे हम लोग कि मुगल कौन थे, मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे। देखिए मुगल जो है ना, दो महान शासक वंशों के वंशज थे। दो महान शासक, शासन करने वाला जो शासक था वो एक वंश था, उसी का वंशज था, उसी का बुझ लीजिए कि खानदान समझिए मुगल था। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, ठीक ना। चीन और मध्य एशिया के जो कुछ भाग था वहाँ पे माता की ओर से जो मंगोल शासक जो चंगेज खान था, ये क्या कर रहा था, कुछ भाग पर अपना शासन कर रहा था। इसके उत्तराधिकारी था पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासन तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज था सब। ये कौन, मुगल। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ, जो चंगेज खान से जुड़ी जो यादगार था का क्या था, तो कुछ गलती किया था। वो व्यक्तियों के, सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगिता और उज़्बेकों में भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो देखिए गलत है तो वो कहलाना ठीक नहीं लग रहा है, गुंडा के बेटा है तो गुंडा नहीं कहेगा, है ना। तो देखिए वो सैकड़ों व्यक्ति का नरसंहार किया था, इसलिए मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करता था। लेकिन चंगेज, ये जो तैमूर लंग था, ठीक ना, ये दिल्ली पर क्या किया था कि 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो एकरा पूर्वज कहलाने में ज़्यादा मतलब अच्छा समझता था। क्या यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजस्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार। देखिए तैमूर, उसके उत्तराधिकारी, यहाँ पे तैमूर लंग है, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है। मध्य में बीच में तैमूर बैठा हुआ है, ठीक ना, और उसके दाहिने और उसका पुत्र मीर जाफर और मीर शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। लकड़दादा, परदादा, छेड़दादा, लकड़दादा। और उसके बाद अब्बू सेद बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर होने कड़ी जो बैठा है सब मोहम्मद मिर्जा यानी बाबर के परदादा है, बाबर के परदादा। और उमर शेख बाबर के पापा। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है, ठीक ना। और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। ये सब बैठा हुआ है, बाप लाइन से बैठा है सब, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये सब है 5 ही, ये सब शासन का बीचवा बैठा है। यही सब है मुगल वंश का शासक। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया कि हाँ भाई देख लो हमारा वंश कैसे कैसे शासन किया, तो उसका चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। प्रत्येक मुगल शासक जो था ना, वो तैमूर के साथ क्या किया, अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों के समूह को तस्वीर में प्रस्तुत किया गया। अभी जो देखे मुगल सैन्य अभियान, अब देखिए मुगल सैन्य अभियान पर कैसे चलता था। देखिए प्रथम मुगल शासक बाबर, अगर बात कहा जाए कि मुगल शासक, प्रथम मुगल शासक कौन था भाई, तो बाबर। ये बाबर कब से कब तक शासन किया, 1526 से 1530 ने, जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। फरगना राज्य का जो उत्तराधिकारी प्राप्त किया कौन, बाबर, तो उसकी उम्र केवल 12 साल का था। बाबर उस टाइम 12 वर्ष का था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी, ठीक ना। पैतृक मतलब जो दादा परदादा का जो गद्दी था उसको छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने क्या किया कि 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, काबुल पर। और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया। अब 1526 में जो
दिल्ली का सुल्तान जो इब्राहिम लोदी था, तो पानीपत में युद्ध हुआ और इसमें बाबर क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। 1526 ईस्वी में पानीपत का लड़ाई हुआ और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में क्या किया, कर लिया। तालिका 1 में देखिए मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से करें कि पढ़िए। तालिका किधर गया है बे, आगे दिया हुआ है तालिका, ठीक ना। तालिका 1 में चलिए सबको पढ़ रहे हैं लाइने से, समझते चलिएगा। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा था। मुगलों और होम सिखों, ये सब अध्याय आगे में पढ़ना। मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों में भी गौर करेंगे। सिफारिश देखिए आप, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है मुगल फौज अभियान है। मुगल का फौज जो है अभियान पर निकला है, तो वही देखिए घोड़ा है, हाथी है। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। बारूद वाला जो सिस्टम था, बारूद का जो टेक्निक था, वो भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में किया और आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया और आरंभिक 1526 में किया। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन का युद्ध का अंत हो पाया? ये अपना तर्क लगाना है। देखिए समझेंगे हम लोग, बहुत बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश करेंगे किसका कितना शासनकाल रहा, उस शासनकाल में वो क्या क्या किया। देखिए प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थक को हराया। कौन? बाबर। 1526 में खानवा का युद्ध या खानवा का युद्ध। 1526 में आपका पानीपत का, 1527 में खानवा का युद्ध, ठीक ना। वही बात है, पानी पिया, खाना खाया और घर गया, चंदा दे के घर गया, याद रखिएगा। पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया के घर चला गया। तो 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानुआ या खानवा का युद्ध और 1528 में चंदा यानी चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक ना। तब पानीपत के युद्ध में ये इब्राहिम लोदी को हराया था और 27 में खानवा का युद्ध में राणा संगा और राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। फिर 28 में चंदेरी के राजपूत को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया। कौन? बाबर। अब बाबर के बेटा देखिए कौन है? हुमायूं। हुमायूं ये 1530 से लेकर 40 में फिर दो बार, डबल बार बना है, 30 से 40 और फिर 55 से 56 तक। हुमायूं ने अपने पिता के वसीयत के अनुसार, हुमायूं अपने पिता के वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। जायदाद, जमीन जायदाद था उसका बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, प्रत्येक भाई को एक ही को प्रांत राज मिला। उसके भाई मिर्जा कमरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान के हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान जो था ना, बाबर के बेटा जो हुमायूं था, इसको 2 बार हराया। 1539 में चौसा का जो युद्ध हुआ, 1540 में कनौज के युद्ध में शेर खान हुमायूं को हरा दिया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया, ईरान की ओर भाग गया, ठीक है। 39-40 में तो हार गया, फिर एक बार और आएगा। ईरान में हुमायूं ने सफाविदा शाह की मदद ली। ईरान में जाकर एगो व्यक्ति जिसका नाम था सफाविद, इसी शाह की मदद लेकर के फिर 55 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। परंतु उससे अगले वर्ष ही इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद आया अकबर। नंगे नंगे पाँव तेरे अकबर आया, सोने दी छतरी चढ़ाया पहाड़ा वाली। 1556 से ही 1605 तक ले, ढेर दिन तक ले है। 13 वर्ष की अल्प आयु में, अभी अल्पायु बच्चा था कि 16 में से चला गया था स्मार्ट एज में, अकबर ही सम्राट बना, ठीक ना। कौन? अकबर। 13 वर्ष की अवस्था में। उसके शासनकाल की 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो अकबर जो शासन किया, ढेर दिन तक ले शासन किया बंदा ये, तो इसको 3 अवधि में 3 कालखंडों में बांट दिया गया है। एक है 1556 से 1570, 4 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान, उनका जो संरक्षक था
बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवान तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 68 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया, ठीक ना, कर लिया गया। 70 से 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुआ। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया। जब 1579 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। फिर 85 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसका क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार हुआ। इसमें उत्तर पश्चिम में अभियान चला गया। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया गया। उसमें भी अपने राज्य में मिला लिया, उसको भी अपने राज्य में मिला लिया, काबुल को और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को क्या किया कि उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर जो था, अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। सलीम विद्रोह जब किया तो अकबर का जो साम्राज्य था, समझ लीजिए, लड़खड़ा गया। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। यही सलीम जो था आगे चलकर के क्या कहलाया? जहांगीर आया। उसके बाद जहांगीर, ये 1605 से 1627 के बीच। सुनिएगा बढ़िया से। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। अकबर का जो सैन्य अभियान था उसको आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक जो अमर सिंह थे, मेवाड़ के जो शासक सिसोदिया शासक जो अमर सिंह थे, इनने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली, उसके अधीन हो गया। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, जहांगीर के बाद कौन है? शाहजहां कहलाया, जो पहले का नाम था खुर्रम, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी, इसने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किया। ये जो नूरजहां जो थी एकरा के एकदम साइड करने की कोशिश कर दिया, जो असफल रहा। शाहजहां दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे और दक्कन में शाहजहां अपना अभियान क्या किया? जारी रखा। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वे पराजित हुआ, ठीक ना, वह पराजित हो गया। अहमदनगर के विरोध फिर अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान चला हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप इसके बाद कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 32 में अंत अहमदनगर को मुगलों के राज्य में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। इतना लीला गिला हुआ, मिला लिया। और बीजापुर के सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया और बीजापुर के जो सेना था कहा कि हाँ भाई अब समझौता कर लो, सुलह कर लो। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा करने लगा। शाहजहां के बेटवा सब लड़ने लगा आपस में कि हम गद्दी पर बैठम तो हम गद्दी पर बैठम। झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। आए में औरंगजेब क्या हो गया कि जीत गया और दारा सिकों समेत उनके 3 भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए एकरा के आगरा में कैद कर दिया औरंगजेब की चलो आ जाओ, हमको बढ़िया से दे देता था, तीनों भाई को मरबो न करते और तोरा कैदो न करते। औरंगजेब, अब देखिए जी, अब कहेंगे कि औरंगजेब तनका खराब आदमी था, भाई के बंधक बना, भाई को मर्डर कर दिया और बाप को बंधक बना लिया, तो बुरा मत मानिएगा भाई। औरंगजेब 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह किया। फिर से चिंगारी भड़क गया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिला, परमानेंट नहीं। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। जो आंतरिक राजनीति था और उत्तराधिकारी के लेके जो कुछ भी मामला था उनमें मुगल हस्तक्षेप करने लगा। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहा, परंतु औरंगजेब ने
शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब, अकबर जब विद्रोह किया उसके पश्चात औरंगजेब दक्कन के शासनों के विरुद्ध सेनाएं भेजा था। 1685 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 85 में बीजापुर के, 87 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। 98 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। मर गया तो उसके उत्तराधिकारी के लिए पूरा मार झगड़ा शुरू हो गया। देखिए ये था उस टाइम के सब राज्य जिस पे वो शासन कर रहा था सब, ठीक ना। आज बात अलग हो गया। अकबर का शासनकाल 1605, कहाँ ये शासन किया। उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा, अब जानेंगे हम लोग कि उत्तराधिकारी के लिए मुगल में परंपरा क्या था। अरे भाई राजतंत्र था तो राजा के बेटा राजा बनता होगा और क्या। देखिए समझिए, मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुगल जो लोग थे वो ज्येष्ठ अधिकार, ज्येष्ठ मतलब जो बड़ा होगा उस पर नहीं, जो मतलब जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था, विश्वास नहीं करते थे ज्येष्ठ अधिकार के नियम में। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदाया की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे वो लोग, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ये नहीं होता था कि बड़ा बेटा है तो वही शासक बनेगा, जी नहीं, जो गो बेटा है तो गो में बांट दिया जाए, सब शासन करेगा और फिर अपने में लड़ेगा, जो जीतेगा वो एगो हो जाएगा। तालिका में दिए गए गंभीर रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों को गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकारी या सहदायद। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ देखिए। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर की जो माँ थी ना वो कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की क्या थी, पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध क्या था। देखिए आप पाएंगे कि मुगलों में उन शासकों के लिए अभियान दे, उन्होंने जिस सत्ता का स्वीकार करने का निकल। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से मतलब अपने इच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया, करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। कई ने विरोध किया और कई ने क्या किया कि अपना विवाह बेटी का करके एक मतलब समझ लीजिए रोटी बेटी का नाता जोड़ लिया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहा। अब मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत जो राजा था ना, ये क्या किया था बंदा कि बहुत समय तक मुगल के जो सत्ता है उसको स्वीकार करने से ये इनकार किया, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उसके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जगीर वतन जगीर के रूप में वापस कर दिया। कहा कि भाई ये बंदा में दम है। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाया, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका इतना को गौर करने के लिए कह रहा है। मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उसका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ होगा। अपमान का बदला अपमान से। मनसबदार और जागीरदार, देखिए मनसबदार और जागीरदार क्या होता है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए ना, मिलता गया, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना शुरू कर दिया। अलग अलग सदस्य के प्रशासन में क्या कर दिया, नियुक्त करने लगा। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्क यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाता था। जो नौकर
मुगल की सेवा में आता था वो क्या कहलाता था? मनसबदार कहलाता था। मनसबदार शब्द प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, ठीक ना, जिसके जरिए प्रथम पद, द्वितीय वेतन, तृतीय सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। पद पर या वेतन इस तरह से निर्धारित रहता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। अब पद और वेतन का निर्धारण जात और संख्या पर, कि इस जात का है तो कितना संख्या है, उस पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। बाहर जो जाते बढ़ाने के फिर में लग जाता होगा सब। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। उन्हीं के अनुसार उसको क्या रखना पड़ता? घुड़सवार भी रखना पड़ता था, घोड़ा की सवारी करने वाला। मनसबदार जो था अपने सवारों पर निरीक्षण के लिए लाते थे, सवारों को निरीक्षण के लिए, जांच पड़ताल के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। इस कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। देखिए जात की श्रेणियाँ, 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। 1000 है, और से बेसी 5000 तो उसका ज़्यादा वैल्यू रहता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। 5000 जाति के पदवी से 29 उड़ा के लिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्च बढ़ गया? तो बढ़ेगा नहीं जी। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उस पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, ठीक ना। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, ठीक ना। देखिए चित्र में अपने समारोह के साथ एक मनसबदार अभियान पर जा रहा है, ठीक है, शाहजहां के राजकाज के लिए। लघु चित्र यहाँ बनाया गया है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था। अकबर जब शासन कर रहा था उस समय ये सब जागीरों का सावधानीपूर्वक बढ़िया से आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, ठीक ना। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत ही कम था, क्योंकि संख्या बढ़ गया। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके वह कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब जब्त और जमींदार का क्या रोल था? देखिए मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था भाई? तो किसानों के ऊपर से मिलने वाला राजस्व जो वसूलता था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरकारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व स्वामी टोडरमल, और अकबर के समय जो राजस्व का स्वामी था, राजस्व मंत्री था, राजस्व वसूलने का काम करता था, जिसका नाम था टोडरमल, इन्होंने 10 साल 70 से 80 की काल अवधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग एक सूची बनाई गई। मतलब टोडरमल थोड़ा नियम कानून अच्छा लगा के काम किया। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? जब्त। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति से वे विद्रोह कर रह सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को क्या कर दिया? सब चैलेंज दिया, चुनौती दिया।
अब अकबरनामा और आईने अकबरी, जानिए क्या है अकबरनामा और आईने अकबरी। देखिए अकबर जो था ना, अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल, दरबारी भी था और करीबी का मित्र भी था अकबर का, जिसका नाम था अबुल फजल, उसको आदेश दिया था कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। हम जब से शासन कर रहे हैं ना, वो क्या क्या घटना हुआ टोटल को क्या करो भाई है अबुल फजल, सुनो इस सब को लिखो। अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल के द्वारा। और इसमें किसका इतिहास लिखा गया है, तो अकबर का इतिहास लिखा गया है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, 3 जिल्द लिखा, मतलब 3 पार्ट। पहला में अकबर के पूर्वज खानदान के बारे में है, और दूसरा अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण, और तीसरा जल आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है आईने अकबरी में। आईने अकबरी भी वही तीसरा जो इसका भाग है ना, तीसरा जिल्द है, उसको आईने अकबरी कहा गया। इसमें नियम कानून को लिखा गया है, ठीक ना। अब बीच वाला में अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है, अब पहला वाला में उसका दादा परदादा के बारे में लिखा गया है। इसमें समकालीन भारत के लोगों के परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार के चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है उसमें। अबुल फजल से अकबर नामा लेते हुए अकबर, देखिए अबुल फजल क्या कर रहे हैं कि अकबरनामा जो लिखा है बंदा, वो अब दे रहा है कि लीजिए लीजिए हम आपके बारे में लिख दिए, अमर हो गया। अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र देख लें कि अकबर का नीति क्या था। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक ना, जिन्हें सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूबा। सूबों के प्रशासन सूबेदार कराते थे। अब सूबों के प्रशासन जो होता था ना, वही सूबेदार कराता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता था। वो प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, वित्तीय से संबंधित होता था, जो दीवान कहलाता था। जो वित्तीय अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था, ठीक ना। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहायता भी लेना पड़ता था, सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी जैसे जो सैनिक वेतन अधिकारी था, सद्दर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, फौजदार जो सेना नायक था, और कोतवाल जो नगर का पुलिस अधिकारी होता था, ठीक है। अब जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव, जो जहांगीर का दरबार था उस पर नूरजहां का क्या प्रभाव था। देखिए मेहरुनिसा, समझिएगा, मेहरुनिसा 1611 में जहांगीर से विवाह किया, ठीक। मेहरुनिसा जो थी वो 1611 ईस्वी में जहांगीर से शादी कर ली और उसे नूरजहां का खिताब मिला, और मेहरुनिसा को ही क्या कहा गया, नूरजहां। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, हमेशा मतलब अपने पति के प्रति वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग भी देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए कि भाई इतना प्रेम करती है, चलो कोई याद दे दिया जाए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, ये एक वाक्य उसमें था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उत्तर उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये बात लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ देख सकते हैं नूरजहां का फरमान है। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। अकबर का जो अभिजात था वो बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व भी खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। अब वफादारी खत्म तो बात खत्म। 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। देखिए मतान्धता ऐसी व्याख्या या कथन जिसमें अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, 1570 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में जब अकबर थे तो उसने उलेमा ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक था और जरथुरुस धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू किया, ठीक है ना। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई थी। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। भाई ये मतलब धार्मिक व्यक्ति, मतलब कि समझ लीजिए कि इस क्या बोलते हैं, सभी धर्मों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं,
तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अब याद हमको नहीं आ रहा है। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु ये देखिए, इस चित्र में क्या आप जेसुइट पादरियों को पहचान सकते हैं? भाई जेसुइट पादरी कौन है? इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए अलग अलग धर्म के विद्वानों को अपने दरबार में अकबर रखते थे, ठीक ना, उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना, धर्मनिरपेक्ष। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। अबुल फजल ने सुलह ए कुल, अबुल फजल नाम का व्यक्ति जो है सुलह ए कुल इस विचार पर आधारित एक शासन दृष्टि बनाने का अकबर की मदद किया था। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। देखिए सुलह ए कुल क्या होता है जरा। अकबर ने कई संस्कृति ग्रंथों को फारसी में भी अनुवाद करवाया, अलग अलग भाषा में अनुवाद करा कर संपन्न कराया। इस उद्देश्य से तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की थी। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय जो संस्कृत जो ग्रंथ था ना, उसका अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजमन्नामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत के जो फारसी में अनुवाद कराया गया उसको क्या कहा गया? रजमनामा, ठीक ना, अनुवाद है। में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत रूप से क्या किया गया? चित्रांकन किया गया है। देखिए सुलह ए कुल, देखिए अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया, क्या? ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया, ठीक ना, मतलब सार्वत्रिक शांति मतलब सभी जगह शांति। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। अब देखिए 17वीं शताब्दी के उस समय और उसके बाद वाला मुगल साम्राज्य का क्या स्थिति रहा। देखिए मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुआ। भाई इसका जो सैनिक कुशलता और प्रशासनिक व्यवस्था जो सही ढंग से था, तो ये क्या हुआ? समृद्धि हुआ। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाले दरिद्रता को देखकर विस्मित हो गए थे। दरिद्रता, गरीबी, सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिसको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके समारोह के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर क्या कर देता था? लगा देता था। इस खर्चे से शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था, चूंकि ये वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना ही प्राथमिक उत्पादों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। कुलीन वर्ग मतलब धनी मनी का वर्ग जो था, वो जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। कुलीन वर्ग पावरफुल हो गया, ज़्यादा धन उसको मिल गया। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे।
इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किया और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। जब मुगल सम्राट कमजोर पड़ने लगा, घर फूटा तो संसार लूटा। राजा और रानियां क्या करता था लोग, देखिए 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन उसी के समय में संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, ऑटोमन तुर्की के जो सुल्तान था सुलेमान शामिल है। उसके राज में ऑटोमन राज का विस्तार यूरोप की ओर हुआ था। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया था, ठीक ना। ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक को भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन सेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी जो भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी परस्तीय स्पर्धा हुई और अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सब विश्व इतिहास में पढ़ना है। सम्राट को अल कानून यानी विधि निर्माता का किताब भी दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इस नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके, ठीक है ना। जो बेगार और उसके कहाँ बैठ गया बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अंत समकालीन जो शासक था, उसी के समय जो शासन जहाँ तहाँ लोग कर रहा था, उसके बारे में पता लगा। इंग्लैंड की शासन की रानी एलिजाबेथ, ईरान के सफाविद शासन शाह अब्बास और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलियोविच जो था, इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था, ठीक ना। पूरा विख्यात था, कुख्यात था। अब कल्पना करने के लिए कह रहा है कि देखिए भाई, बाबर और अकबर शासक बनने समय आपकी ही उम्र के थे। हाँ भाई, 12-13 वर्ष का था। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति, ठीक ना, दादा परदादा का जो संपत्ति है उसके रूप में एक राज प्रांत हो, आप अपने राज का अस्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे, उसको एकदम डेवलप कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका मुगल साम्राज्य, ठीक ना। और मुगल साम्राज्य के बारे में था इतना, लेकिन समझ लीजिए इतना अभी डिटेल नहीं है। अभी इस सब के बारे में बहुत कुछ जानना है, जो कि आगे की क्लास में फिर आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय, ओके।